हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि इंडस्ट्रियल का आपको क्लास मिलेगा, इंडस्ट्रियल सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। और जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि ये पहली लेक्चर है, 10-10 क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये बेसिक लेक्चर होगी, जैसे जिसमें कि थ्योरी क्या है और क्या क्या अप्रोच होता है वो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें उसी कड़ी में ये हमारा पहला वीडियो है इंडस्ट्रियल लॉ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ पे आपको पता होगा। और दूसरा चीज हम लोग शुरू करेंगे इसमें कि इसके बाद ये अगर कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा हम लोग सोशल सिक्योरिटी पे आएंगे, जो कि सोशल सिक्योरिटी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो दो चीज पहले होगी और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल लॉ। और अगर आप बोलेंगे तो अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और नहीं तो फिर मैं इसी को लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी तीनों कंप्लीट कराने के बाद मैं साइंस को जो बच्चे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री, और जैसे कि पॉलिटी की क्लास रजनीश सर ले रहे हैं वो चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। और ये देखिए बेसिक क्लासेस है जिसपे कि आपको पता होगा कि बेसिक डिफिनीशन क्या होती है इसकी, इंडस्ट्रियल लॉ की, इसमें क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस पर बात करेंगे, ठीक है। बेसिक अप्रोचेस की बात करेंगे, क्या क्या लॉ होती है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट ऑफ अ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस चीज़ में देखिए अगर इन क्वेश्चन को आपको करना हो तो कभी कभी ध्यान दिया करिए कि कलेक्टिव बातें किया करिए, पॉजिटिव की तरफ देखा करिए। अगर आपका सोच पॉजिटिव साइड जाएगा तो वो चीज़ें सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में अगर आप निगेटिविटी के साथ जाएंगे या किसी चीज जगह पे आप निगेटिविटी की तरह काम करेंगे तो वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में ये पहला है कि इंडस्ट्रियल पीस, पीस बहुत जरूरी है। देखिए अगर झगड़े होंगे, चीजें होंगी, तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जब प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, और ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब इंडस्ट्रियल पीस होगा तभी अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब आप इसको ऑप्शन को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वन नहीं है। सेकंड में आते हैं इन हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए मैंने क्या बोला, पीस होगा, तो पीस होगा तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, तो प्रोडक्टिविटी जब हाई होगी तो अच्छा, अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी, अब देखिए दो किसी में है, दो तीनों में, देखिए ऑल ऑफ द अबव में भी है, ए में भी है, सी में भी, तो अभी आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर आते हैं थर्ड पे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब देखिए बात डेमोक्रेसी की होती है तो डेमोक्रेसी दिमाग में लोगों को क्या आता है कि जो अभी जैसे पॉलिटिकली डेमोक्रेसी चल रही है वही होती है, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिकली डेमोक्रेसी बस नहीं होती है। डेमोक्रेसी मतलब कि अब देखिए इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि यूनियन होती है, और यूनियन के भी एक लीडर होते हैं, उनको भी इलेक्ट किया जाता है बाई इलेक्शन, इलेक्शन होते हैं उसमें चूज किया जाता है, तो वो एक टाइप की डेमोक्रेसी ही होगी उसमें। और वो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे भी है कि जो वर्कर हैं उनका भी सुना जाए, किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का ही सुना जाए, वर्कर का भी इसमें सुना जाए, ऐसा चीज रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो अब देखते हैं कि इस ऑप्शन में थ्री नहीं है, तो देखिए थ्री इसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा सी एंड डी, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है तो आप 50-50% पे ऑप्शन में जा सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं ये भी आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है ना। काफी क्वेश्चन आप देखिए 50% क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी टॉपर्स को नहीं आता। जो वो 65% तक पहुंचते हैं ना, 15% वो उनका यही जो होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी वजह से पहुंचते हैं। पढ़े सब लोग उतना ही रहते हैं, 19-20 थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग सबका वही रहता है। फोर्थ ऑप्शन है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि आप जैसे जो इंडस्ट्री है उसमें मतलब चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में होती हैं, वो उसके लिए लेबर और मैनेजमेंट की एक साथ में जो कोलेबोरेशन होते हैं ना, उसको लेकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किसी काम को कर रहा है, वो उसमें मतलब इंडस्ट्री एम्प्लॉय जो लेबर है उनको चाहिए कि भाई मेरा वेजेस को इंक्रीज करिए, ठीक है। अब मान लो उधर अब मैनेजर कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं। अब उन जगहों पे क्या होंगे ना, कन्फ्लिक्ट तैयार होंगे। कन्फ्लिक्ट जब तैयार होंगे तो आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में लॉस आएगा, क्योंकि काम बंद होगा, स्ट्राइक होंगी, ये चीज होंगी। तो उस चक्कर में इस चीज को नुकसान न देखते हुए कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब दोनों लोग एक दूसरे को मतलब सहमति से काम करें, और चीजों को दोनों के हित में हो, मैनेजमेंट के भी हित में हो और एम्प्लॉयमेंट जो लेबर वर्कर है वर्कर के भी हित में हो, दोनों के जब हित में होगा तो वो सही होंगी। तो फोर्थ भी देखिए सही है। अब इसमें देखिए फोर्थ भी है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन अभी भी देखिए अड़े अड़े पड़े हैं कि भाई मैं दोनों में से कोई एक तो रहूंगा ही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक चले जा रहे हैं। फेयर बेनिफिट ऑफ वर्कर, अभी मैंने बात की कि बेनिफिट ऑफ वर्कर होना चाहिए। वर्कर का अगर बेनिफिट नहीं होगा तो किसी काम की इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि देखिए वेलफेयर के लिए भी आपको चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जरूरी है कि वर्कर का बेनिफिट भी हो। हायर मोरल,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोराल बहुत हाई होना चाहिए। मोराल हाई होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, कॉपरेशन अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो चीजें अच्छे से वर्क होंगी। तो देखिए इसमें देखा जाए तो छो के छो जो है वो सही है, मतलब इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इसमें है जो कि मतलब फैक्टर अफेक्ट, देखिए फैक्टर जब अफेक्टिंग की बात कर रहा है तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक रखी हैं चार पांच। अब इन देखिए कुछ चीजें आप मतलब वैसे मेजर सिक्स होती हैं, मैं वो भी बता दूंगा। एक इंडस्ट्रियल फैक्टर होता है इसमें, लेकिन ये मेजर जो पांच है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बाहर मतलब जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं मतलब ए टू जेड कराऊंगा। ठीक है, आपको पहले से लास्ट तक की चीजें सारी मिलेंगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक फैक्टर देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर क्या रोल होता है। अब इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देखिए तीन चीजों पे आती है। एक तो आती है सोशलिस्ट, आपको पता होगा, जो कि मतलब बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं वो उस पर फॉलो करती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक होता है कम्युनिस्ट विचारधारा वाला, ठीक है, कम्युनिस्ट वाला। तीसरा होता है कैपिटलिस्ट, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, ये होता है कैपिटलिस्ट। ठीक है, जैसे इसको तो अमेरिका फॉलो करता है। और सोशलिस्ट जो है जैसे कम्युनिस्ट कंट्रियां, जैसे रसिया है, रसिया फॉलो करती है। ठीक है, और कम्युनिस्ट जैसे रसिया भी कम्युनिस्ट का भी मतलब मिक्स है। और इंडिया क्या है, सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट का मिक्स है, मिक्स इकोनॉमी इसीलिए इंडिया का बोला जाता है। ठीक है, इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है। और ये आपको पता होगा, इसको जवाहरलाल नेहरू जी के समय में अडॉप्ट किया गया था दोनों को। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का फैक्टर था कि सोशलिस्ट को तरफ जाते हैं, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए, कैपिटलिस्ट में ऐसा होता है, केक है मान लीजिए, और कहते क्या है कि इस केक को हम लोग चलो मिलके बड़ा करते हैं, खूब बड़ा करते हैं, खूब बड़ा करते हैं, और ये कंपनी का ओनर है वो 25% ले लेगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ये बड़ा 75% वाला पार्ट, इसको बाकी सब में बांट दिया जाएगा। सोशलिस्ट क्या कहता है, सोशलिस्ट कहता है कि मान लो ये केक है, इसको हम लोग बराबर 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 बराबर, मान लो 5 लोग हैं तो 20-20% सब लोग बांट लेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में ऐसा ही होता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है ना, ग्रो बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट चीजों को वेलफेयर के लिए कम नहीं करती है, इफेक्टली प्रॉफिट के लिए हिसाब से ज्यादा सोचती है। जैसे कि अमेरिका आप देखेंगे प्रॉफिट के हिसाब से सोचती है, इसीलिए वहां पे बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। आप कभी भी देखेंगे वहां पे सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने एक रैंकिंग आई होगी, देखे होंगे इंडिया स्टार्टअप में थर्ड रैंक पे है। ठीक है, सेकंड पे चाइना है, और चाइना है, और फर्स्ट पे यूएसए है। कारण क्या है यूएसए, अब एलन मस्क देखिए, आप हमेशा देखेंगे ना, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जैसे जो ये टॉप मतलब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये लोग यूएसए में ही पैदा आपको मिलेंगे। कारण क्या है, कारण है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि नामीबिया का आदमी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, नहीं बन सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बन जाएगा नामीबिया का आदमी। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा नहीं है। तो देखिए इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। दूसरा सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल फैक्टर आप समझिए ना कि कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब नॉर्म्स, सोसाइटी, वैल्यूज, इंडस्ट्रियल, मतलब ये सब भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिलेशन को करते हैं। अब जैसे कास्टिज्म ही है, बहुत सारे कास्ट की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नॉर्म्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब वैल्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो सोशल फैक्टर भी बहुत। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल ऑब्वियस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अगर नहीं है, आर एंड डी नहीं है सेक्टर, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि समय देख रहे हैं आप किस हिसाब से चेंज हो रहा है ना। 20 साल पहले कंप्यूटर का क्या रोल था, अभी क्या रिसेंट पे रोल है, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से चल रहा है, मेटा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा आगे जाएगा टेक्नोलॉजी। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रिसेंट टाइम में, क्योंकि देखिए जो आपका वर्क फोर्स है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डिससेटिस्फेक्शन किस में है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या है, उनका मोटिवेशन कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल भी बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकली जब आप मतलब मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें आपका गवर्नमेंट का क्या रोल है, सिस्टम गवर्नमेंट के कैसे हैं, रिजिड हैं या इजी हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है बहुत रिजिड होते हैं गवर्नमेंट के रूल, तो वो सब चीज़ें। तो देखिए इसमें पांचों के पांचों सही है। अब मैंने उसी मेथड से बताया, अगर आपको इकोनॉमिक फैक्टर मैंने बता दिया तो ये ऑप्शन कट गया। फिर मैंने बता दिया आपको कि 2 3 इसमें नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मैंने बता दिया है, अफेक्ट करता है, तो ये भी हट गया। वन और ए और डी में था, तो इसमें देखिए फिफ्थ नहीं है, तो पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, और बचा क्या, डी। इसका भी आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक में होगा, और उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं अगर आप बोलेंगे तो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ये वाली पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए ये मैंने बोला था थ्योरी बेस्ड पे ना, तो थ्योरी पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है, आपने पेपर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो थ्योरी के बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर पकड़ता है। तो
उसी पे है। देखिए, द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉय मतलब जो काम करते हैं, एम्प्लॉई मतलब जो एम्प्लॉयर जो काम देते हैं, एम्प्लॉई मतलब जो काम करते हैं, वर्क एज अ हारमोनियस यूनिट एंड दे वर्क फॉर अ कॉमन गोल, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट अराइज बिटवीन देम एंड दे वर्क एज अ टीम टू अटेन अ कॉमन गोल। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जो मैनेजमेंट है, मैंने अभी बताया था ना, मैनेजमेंट की बात की थी, जैसे जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है, अब ये दोनों लोग अगर यूनिट बेस में एक होके काम करें, दोनों एक होके जब काम करते हैं, तो चीजें किसी एक कॉमन गोल को पाने के लिए, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट ए बनाना है, उसको बनाने के लिए सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो उस थ्योरी को देखिए, प्लूरिस्टिक अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच। तो देखिए, इस अगर आप को नहीं पता है, आपने आपने नहीं इंडस्ट्रियल कभी भी पढ़ा है, फिर भी आप देखेंगे कि इस चीज में क्या आ रहा है, यूनिट की बात की जा रही है, एकता की बात की जा रही है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा बी, यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, बहुत इजी आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइसिस दैट द एंटरप्राइजेस कंटेन पीपल विथ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, एम एंड एस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए, प्लूरल क्या होता है? प्लूरल मतलब कि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, अब इसी में देखिए बात कर लिया गया है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, एम एंड एस्पिरेशन, मतलब बहुत सारे वैरायटी होती है। जैसे मान लीजिए, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऐसे काम होनी चाहिए, एम्प्लॉय की है कि ऐसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं भाई ये चीज़ें आप करिए, नहीं तो मैं आपकी इंडस्ट्री को बंद कर दूंगा। तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इसमें, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। जब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसे प्लूरलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ठीक है, ये आंसर होगा इसका ए। अब नेक्स्ट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए, अब इसमें तो बात ही नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब ये शर्म की बात है, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात एक ही आदमी करते थे, जो कि हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में मैं बता दूं कि इनका जन्म 1669 में हुआ था। सॉरी, माफ कीजिएगा, 1869 में हुआ था। और ये पहली बार जो इनका, पिछले बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, पहली बार ये जब 1915 के अराउंड में जब ये आए थे इंडिया, 9 जनवरी को, उसी के दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और इस साल इंदौर में हुआ था ये। ठीक है, इंदौर में हुआ था। और इसके चीफ गेस्ट थे इरफान इरफान अली। ठीक है, इरफान अली थे, इरफान अली, इरफान अली इसके चीफ गेस्ट थे। और उसके बाद फिर मैं, ये बेसिक करंट अफेयर हो गया था। उसके बाद जो था कि गांधी जी के बारे में मैं बेसिक बता दूं कि पहली बार वो जो पब्लिक गैदरिंग किए थे, वो बीएचयू जो बनारस में है उसमें आए थे। और उसके बाद जो पहला उनका सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण का हुआ था। ठीक है, और चंपारण के बाद उन्होंने फिर अहमदाबाद नहीं, खेड़ा किया था, खेड़ा के बाद अहमदाबाद। ठीक है, माफ कीजिएगा, फिर नॉन कॉपरेशन हुआ था। तो ये इनकी टाइमलाइन थी। ठीक है, गांधीयन अप्रोच है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस यूज्ड इट टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल हिस्टोरियन प्रोसेस एंड चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप देख लीजिए, पहले तो एलिमिनेशन का मैं मेथड बता दे रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत ही ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, उस हिसाब से आप सोचेंगे कि मतलब कि ये किसका दिया हुआ है? ये कार्ल मार्क्स का, आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स का नाम। ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये रेडिकल अप्रोच को बढ़ावा दिया था, जिससे कि क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है। ये होगा इसका आंसर ए। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बस कुछ वर्डों को ध्यान दीजिएगा। बिटवीन सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस यूज टू एक्सप्लेन। देखिए, कार्ल मार्क्स क्या थे ना, बेसिकली वो सोशलिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा को वो करते थे, जिसके कारण कि आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो वो था वो क्लासेस बेस्ड पे था। ठीक है, तो उस वजह से इसका रेडिकल अप्रोच या फिर क्लासिकल अप्रोच आएगा, या फिर मार्क्सिस्ट मॉडल भी आ सकता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट मॉडल करके अगर ऑप्शन में आएगा तो इन सब का आंसर यही होगा, अगर ये स्टेटमेंट हो एक्सप्लेन द सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रेंट बट नॉट एज अ कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए थोड़ा मेरी जो सर्दी है इसलिए मेरी आवाज़ उतनी साफ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पीडीएफ बना रहा हूँ और चीज़ों को आप ले पा रहा हूँ। उसके लिए बस आप एक चीज़ कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे लिए, वही मोटिवेशन होगा, क्योंकि अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, नया चैनल है इसके कारण। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा समय अनुसार। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैड अ कॉन्ट्रास्ट बट नॉट एज अ कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडस्ट्री रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इस अप्रोच को क्या कहते हैं? इस अप्रोच को बेसिकली सोशल अप्रोच कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, आप क्या सुने होंगे, आप, मैंने सबसे छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। आप एक जो है, चार लोग क्या कहेंगे,
चार लोग वही तो हैं जो सोशल वाले लोग हैं जिन्होंने राम जी को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने भी सीता माता के लिए बोल दिया था कि भाई इनको अग्नि परीक्षा देनी होगी, फलाना ढिकाना। तो वही चार लोग हैं, यही सोशल अप्रोच है, यही बाहरी लोग हैं जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। देखिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से समझिए बाहरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनके चक्कर नहीं पड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 द मेन एक्सपेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो मेन वो होते हैं, एक्सपेक्ट होते हैं जिसको कि मेजरली लिया जाता है, ठीक है। एक होता है कॉर्पोरेशन, एक होता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, आपने देखा होगा, और कॉर्पोरेशन के बारे में भी डिस्कस किया है कि कैसे चीज़ों को लेकर के किया जाए। तो इसका आंसर बोथ होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हु डिफाइंड। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है कि कौन किसने कहा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ों को मैं बता दूंगा, वो चीज़ आपको ध्यान रहेगी तो आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी नेसेसिटी क्रिएट इंडस्ट्रियल रिलेशन सोसाइटी डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेशन अमंग वर्कर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। देखिए वर्कर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के बीच में जब बात करें कि रिलेशन के बारे में, तो वो बात किए थे जॉन टी डनलप ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका आगे भी आपको नाम यूज होगा, इसका आंसर होगा बी। और ये ध्यान रखिएगा, वर्कर रिलेशन अमंग द वर्कर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, ठीक है। इन तीनों के बीच में अगर बात की जा रही है तो वो बात की थी जॉन डनलप ने, ठीक है। मैं बेथल का भी बता दूंगा आपको, मैं बेथल का भी बता दूंगा, और इनका क्लासेस मैन का भी सबका मतलब मैं बता दूंगा, कैसल मैन का। और प्रीवियस ईयर में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बेथल के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि बेथल ने कहा था इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द मैन पावर, ठीक है। इन्होंने मैन पावर की बात की थी, ऑपरेटर की बात की थी, स्किल वर्कर की बात की थी, ठीक है। ये ऑपरेटर की बात किए थे, स्किल वर्कर की बात किए थे, ठीक है, स्किल वर्कर की बात किए थे, वो बेथल थे, ठीक है। अब तीनों की बात की, वर्कर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की बात किया था तो उन्होंने जॉन डनलप थे, और कैसलमैन थे। कैसलमैन ने बोला था कि मतलब डिफाइन किया था कि द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री इज अ ब्रॉडर सेंस, जो मतलब एक ब्रॉड थिंकिंग देखी जाए तो उनकी यूनियन की बात की थी, किसकी, स्टेट एंड यूनियन एज वेल एज दोज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द स्टेट। मतलब जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब जो काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयर जो है, और जो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट की बात की जा रही है, अगर उन दोनों के रिलेशन की बात की जाए तो उसे कैसलमैन ने डिफाइन किया था। बेथल ने डिफाइन किया था स्किल वर्कर ऑपरेटर की बात, जॉन टी डनलप ने डिफाइन किया था वर्कर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट की बात। और डेले वाइडर ने, सॉरी नाम में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको आप देख लीजिएगा, उन्होंने क्या डिफाइन किया था उनका। देखिए मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ए है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन द होल फील्ड of relationship that exist due to the collaboration between man woman एट अ वर्क प्लेस। जैसे आदमी औरत दोनों जो काम कर रही हैं उनके कोलेबोरेशन की बात की डेल वाइडर ने डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये हो गया 10 क्लासेस, 10 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा इसी टाइम पे, अराउंड 8 से 9 बजे के अराउंड में आपको मिलेगा, ठीक है। 8 से 9 बजे के अराउंड में शाम को मिलेगा वीडियो। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।